हेलो एवरीवन, जय हिंद। है ना, आज हम बात करेंगे विलियन चैप्टर, है ना, केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 2 है। ये विलियन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है ये, है ना। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में एनसीईआरटी, है ना। तो विलियन चैप्टर 2 है हमारा ये। चलिए सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? आपको अगर पता होगा कि वाष्प दाब का जो फॉर्मूला होता है, वाष्प दाब का हम लोग जो फॉर्मूला देखते हैं वो फॉर्मूला कितना होता है आपको अगर पता होगा, तो वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है P नॉट A माइनस PA बटा P नॉट A बराबर मोल अंश ऑफ B, है ना। A होता है विलायक और B होता है विलय। तो ये तो मोल अंश के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है? मोल अंश के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? A हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? A हो जाएगा, है ना। आगे बात करें, सेकंड क्या है? कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन छूने से ठंडा लगता है। ठीक है, जैसे आप शर्करा घोलिएगा, चीनी को घोलिएगा पानी में, तो उसको छुइएगा तो ठंडा लगेगा छूने में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? कब बहुत जल्दी शर्करा मतलब चीनी जो जल्दी घुल जाएगा, तो ठंडे जल में शर्करा के क्रिस्टल, शर्करा तो जितना बड़ा दाना रहेगा घोलने में उतना लेट लगेगा, ठंडा जल में और लेट लगेगा घुलने में। गर्म जल में अगर घुलेगा तो सुनो, गर्म जल में घुलेगा तो जल्दी जल्दी वो एनर्जी ले लेगा गर्म जल से, क्योंकि देखो ये अभिक्रिया कैसी है, ये अभिक्रिया है ना उष्मा लेगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि ठंडा हो जाता है मतलब उष्मा ले रही है। तो हम अगर गर्म पानी लेंगे तो गर्म पानी में शर्करा के क्रिस्टल घुलेंगे, बिल्कुल घुलेंगे। तो पहला से सेकंड वाला जल्दी होगा, बिल्कुल, है ना। और ठंडे जल में शर्करा का पाउडर नहीं, गर्म जल लें और शर्करा का पाउडर लें, मतलब उसको चूर कर दे, चूरा बना दे शर्करा चीनी का, और तब अगर हम लोग गर्म जल में लें तो गर्म जल काम करेगा अपना, उष्मा देगा जल्दी जल्दी, और ये पाउडर फॉर्म में पहले से है तो जल्दी घुल जाएगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? साम्य अवस्था। देखो जब भी साम्य अवस्था का बात करता है ना, जब भी आपसे बोलता है कि साम्य अवस्था के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जब भी साम्य अवस्था के बारे में बात करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। आगे आने जिस रेट से अभिक्रिया आगे जाती है उसी रेट से अभिक्रिया पीछे जाने लगती है। तो क्रिस्टलीकरण की दर से कम होती है, क्रिस्टलीकरण की दर से अधिक होती है, क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है। मतलब जिस स्पीड से वाष्प बनेगा उसी स्पीड से सॉलिड भी बनते जाएगा लिक्विड से, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा जाता है, एक बीकर है जिसमें हम A पदार्थ रखें, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, जैसे मान लो हम पानी लिए और पानी में हम नमक घोल दिए, अब नमक को घोलते गए और नमक डाले और घुला, और नमक डाले और घुला। अब ऐसे करते करते हम अति संतृप्त विलयन बना लिए। अति संतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि अब हम एक्स्ट्रा नमक घोलेंगे तो नहीं घोलेगा, जाके नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो वही तो बोल रहा है, जैसे हम A की थोड़ी मात्रा और मिलाएंगे तो पदार्थ अवक्षेपित हो गया, पदार्थ नीचे जाके बैठ गया, तो कैसा विलयन है? संतृप्त। नहीं, संतृप्त का मतलब तो और घोलेगा अभी, है कि नहीं? अति संतृप्त है। कैसा है? अति संतृप्त। अति संतृप्त को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका 2 हो जाएगा ऑप्शन। 5वां सवाल पे आते हैं। द्रव्य विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलायक की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है। देखो मान लो, एक बात पहले समझिए आप, जनरली हम अगर ठोस और द्रव को घोल रहे हैं, ठोस और द्रव का अगर हम विलयन बना रहे हैं या द्रव और द्रव का विलयन बना रहे हैं, तो उस केस में प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी प्रेशराइज कर लीजिए, कोई विलायकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम गैस को घोल रहे हो द्रव में, तब, है ना, तब प्रेशर पर वो निर्भर करता है। यही पे आया है हेनरी का नियम। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठोस प्लस द्रव और द्रव प्लस द्रव में प्रेशर पर ये फर्क नहीं, निर्भर नहीं करता है, लेकिन अगर गैस प्लस द्रव है तो प्रेशर पर निर्भर करेगा। ध्यान रहेगा आपको ये बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति क्योंकि उत्तक के रक्त में ऑक्सीजन की कमी का सांद्रता कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़िएगा आपको एनॉक्सिया नाम की बीमारी हो जाएगी। एनॉक्सिया में क्या होता है? आप जैसे ऊपर जाइएगा वायुमंडलीय दाब घटते जाता है, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो आपके रक्त में घुलने वाला ऑक्सीजन घटेगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा, तो उस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। दिमाग ठीक से कार्य नहीं करता है, तो हो जाएगा कम वायुमंडलीय दाब। क्या हो जाएगा? कम वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोजन आयन का बनना, टूटना और मजबूती को दृष्टिगत करते हुए अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करेगा। तो धनात्मक विचलन का मतलब क्या होता है? धनात्मक विचलन का मतलब होता है कि वाष्प ज्यादा बनेगा। और वाष्प ज्यादा कब बनेगा? जब आकर्षण कम रहा होगा, आकर्षण घट गया होगा,
अणुओं के बीच में आकर्षण घट जाएगा, मतलब पहले आकर्षण ज्यादा था। तो अगर हम बात करें मेथनॉल का, तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। और तुमको पता है कि हाइड्रोजन दोनों तरफ से अगर फोन से घिरा रहेगा तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो केवल अगर मेथनॉल रहता तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जैसे ही एसीटोन आ जाएगा, एसीटोन इसको करते हैं CH3 डबल बॉन्ड OCH3 को कीटोन है ना, एक प्रकार का कीटोन है ये। तो जैसे हम डालेंगे मिथेनॉल में जैसे ही डालेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा कम होगी, आकर्षण बल घटेगा। तो बिल्कुल ये सही एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नहीं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनने लगता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है। किसका? ऋणात्मक विचलन का। नाइट्रिक अम्ल और जल, ये भी ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है। फिनॉल और एनिलीन, ये भी ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है। तो एक ही आपका उदाहरण है धनात्मक विचलन का, है ना, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। और आगे अगर हम लोग बात करें अनुसंग के गुणधर्म, अनुसंग की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ विलायकी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चीनी आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं इस पर निर्भर करेगा, चीनी के शेप पर, साइज पर, उसकी प्रकृति पर, उसके स्वाद पर, इन सब पर निर्भर नहीं करता है अनुसंग के गुणधर्म, है ना। अनुसंग के गुणधर्म 4 होते हैं। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, है ना, हिमांक का अवनमन, और चौथा है परासरण दाब, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? देखो क्वथनांक उच्चतम होने की बात कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। देखिए मोलैरिटी तो बराबर ले लिया है, हर जगह मोलैरिटी बराबर ले लिया है। तो एक बात सुनो, देखो जलीय विलयन है मतलब Kb तो फिक्स हो गया, Kb है ना। जब भी हम क्वथनांक की बात करेंगे तो Kb बात करेंगे, क्वथनांक उन्नयन नियतांक, है ना। और मोलैरिटी भी फिक्स कर दिया है, हर जगह देखो मोलैरिटी फिक्स है, 1 मोलर। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा Tb का फॉर्मूला होता है Kb फिक्स हो गया, मोलैरिटी फिक्स हो गया गुना I। तो क्वांटम गुणांक पर फर्क पड़ेगा, जिसका क्वांटम गुणांक ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा, कोई क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो इसमें देखो Na+OH माइनस इसका I 2 होगा, Na2SO4 में 2 तो सोडियम 1 तो सल्फेट आयन, ये टूटेगा वैसे टूटेगा, Na2Na+ और SO4 2-। तो Na2Na+ और SO4 2- मतलब I का मान 3 होगा। NH4NO3 NH4 अलग होगा, अमोनियम आयन, और NO3- अलग होगा। तो ये I का मान यहाँ 2 हुआ, ठीक। और KNO3 में भी I का मान 2 होगा, K+NO3-, यहाँ भी I का मान 2। तो I का मान 3 केवल सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक। ध्यान रखिएगा, बड़ा बेसिक सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 10वां सवाल में बात करते हैं आते क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की मोलता है केल्विन केजी प्रति मोल। वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोले या हिमांक अवनमन स्थिरांक बोले, ध्यान रखना। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक मतलब Kb या K, दोनों में से कोई बोले, केल्विन केजी प्रति मोल या केल्विन प्रति मोलता होता है। कैसे होता है तो आपको देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली डेल्टा Tb का फॉर्मूला आप लिखिएगा, डेल्टा Tf लिखिएगा तो Kf गुना मोलता, और डेल्टा Tb लिखिएगा तो Kb गुना मोलता। तो मोलता इनवर्स है ना, और Tf का बोला है तो ये लिखा है केल्विन, तो केल्विन और मोलता के लिए आ जाएगा नीचे, तो केल्विन मोलता का पावर इनवर्स, और उसी को बोलते हैं हम लोग केल्विन केजी प्रति मोल। मोलता को हम लिख सकते हैं केजी प्रति मोल, इसके लिए क्या है केल्विन, केल्विन केजी प्रति मोल। डेल्टा Tf का यहाँ से आ जाएगा, है ना, मोल प्रति केजी हो जाएगा, उल्टा लिख दिए हम, मोल प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखते हो, समझा दे रहे हैं। देखो Tf का हमको निकालना है, इसका क्या लिखेंगे, मोल प्रति केजी। अब इसका इकाई केल्विन, तो केल्विन केजी और मोल नीचे आएगा, तो केल्विन केजी प्रति मोल, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। और आगे बात करिएगा हम लोग 11 सवाल 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन। फिर से वही सवाल, ध्यान से देखो, मोलता समान दिया हुआ है और हिमांक का अवनमन कितना गुना होगा ये पूछा है। ध्यान से सुनो, MgCl2 का I चेक कर लो, है ना। जल में घोले हैं तो Kb तो फिक्स हो जाएगा सबका, Kf। तो I का मान यहाँ 3 हो रहा है, Mg1Cl2, कुछ नहीं करना, गिनना होता है, Mg1Cl2 3। यहाँ पर I का मान कितना, ग्लूकोज के लिए I का मान 1 होता है, C6H12 वो नहीं टूटता है, केवल घुलता है।
तो ये I 3 गुना और ये I 1 है, तो I 1 ये 3 है, तो 3 गुना का अंतर है ना, 3 गुना का अंतर है। ठीक है, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के साथ विलयन में रखने पर ये सिकुड़ जाता है। तुम बताओ, जब तुम अचार बनाओगे, अचार जब बनाया जाएगा तब क्या चाहिएगा? अचार से पानी, मतलब जो आम है, आम से पानी बाहर निकलेगा। अब आम से पानी बाहर निकलेगा तो आप उसको क्या किए? देखिए, ध्यान समझिए, अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रख दिए हैं नमक का घोल, और यहाँ पर मान लो अचार है, ये अचार है, तो अचार से ना पानी बाहर निकलना चाहिए। अब अचार से पानी बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ेगा। कौन सी विधि से निकलेगा? परासरण विधि से निकलेगा, है ना। तो परासरण के द्वारा यह जल खोता है, परासरण के द्वारा, विलोम परासरण, परासरण के द्वारा यह जल खोता है, ध्यान रखना ये बात। ठीक, आगे बात करें, आगे बात करें। देखिए सवाल नंबर 13, दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना, देखो परासरण दाब अगर हम तुलना कर रहे हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन का, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर हम दो विलयन का तुलना करें, एक सांद्र विलयन है, एक तनु विलयन है। सांद्र विलयन का मतलब पानी में एक जगह नमक ज्यादा घोले हैं, एक जगह नमक कम घोले हैं, तो जिसमें आप नमक ज्यादा घोलिएगा, जितना ज्यादा है ना उसकी सांद्रता होगी, परासरण दाब उतना ज्यादा होगा। तो सांद्र विलयन का परासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। कि सांद्र विलयन का परासरण दाब, सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता है। तो तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होगा, तनु विलयन जो बनेगा ना उसका परासरण दाब निम्न होगा। क्यों परासरण दाब निम्न होगा? आपको पता है पाई V इक्वल टू nRT या पाई V इक्वल टू CRT। C होता है सांद्रता, C क्या होता है? सांद्रता। तो C ज्यादा, सांद्रता ज्यादा, परासरण दाब ज्यादा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता है। 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मोललता को दो सुक्रोज विलयनों के हिमांक में अवनमन समान होंगे। देखो अलग अलग तुम विलायक ले लिए, ध्यान से सुनना, विलायक तो तुम अलग अलग ले लिए। अब विलायक अगर अलग अलग ले लिए, भिन्न भिन्न विलायक ले लिए, तो पहली बात तो है ना हिमांक कौन, तो KF तो अलग हो गया। अब KF ही अलग हो गया तो भले उसका मोललता समान है, फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? डेल्टा TF बराबर KF गुना मोललता गुना I। चलो दोनों सुक्रोज है तो I तो फिक्स है, मोललता चलो फिक्स है, लेकिन KF तो अलग अलग हो गया ना, अलग अलग आप विलायक ले लिए, अलग अलग विलायक ले लिए तो डेल्टा TF अलग अलग हो जाएगा, हिमांक का अवनमन अलग अलग हो जाएगा। तो A ऑप्शन तो इसी गलत है, बाकी सब सही रहा होगा, है ना। विलयन के परासरण दाब को समीकरण पाई इक्वल टू CRT से दिखाया जाता है, बिल्कुल 0.01 मोलर बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक अम्ल तथा सुक्रोज के जलीय विलयन के परासरण दाब पर घटता हुआ क्रम है। तो इसके लिए I 3 होगा, इसके लिए I 2 होगा, ये बहुत ज्यादा नहीं, 2 इसके लिए भी I 2 होगा, लेकिन ये क्या है? कमजोर अम्ल है। कमजोर अम्ल 100% नहीं टूटते हैं, मतलब जितना ये टूटेंगे उतना ये नहीं टूटेगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कमजोर अम्ल है, ये टूटेगा ही नहीं, ये तो टूटेगा ही नहीं। तो इसका I का मान कितना होगा? इसका मान I का मान 3 होगा, इसका I का मान 2 होगा, इसका 2 से कम होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, तो राउल के नियम के अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के अनुपात के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात बोले, आगे अगर देखा जाए तो सवाल नंबर 15, KCl, NaCl और K2SO4। KCl 1 को K 1 को Cl, I का मान 2, NaCl 1 को Na 1 को Cl, I का मान 2, K2SO4 K 2 को K2 SO4 अकेले तो 2 1 3, तो 2 2 3 2 2 3, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वायुमंडलीय दाब तथा परासरण दाब की इकाइयां समान होती है। बिल्कुल, दोनों को दाब है तो परासरण इकाई तो मतलब इकाई तो समान होगा ही। प्रतिलोम परासरण में विलायक के अणु, तो प्रतिलोम परासरण में क्या होता है पहले समझो। देखो परासरण का उल्टा, तो प्रतिलोम परासरण में ये होता है कि जो जल है, जल जो है वो कम सांद्रता से, जल जो है वो कम सांद्रता से, किधर से? कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ ट्रेवल करता है। पहली बात समझ में आया? कम सांद्रता से किधर ट्रेवल करेगा? ज्यादा सांद्रता की तरफ, है ना। हम लोग प्रेशर, हम लोग ये एनर्जी देके करवाते हैं, कम सांद्रता से ट्रेवल करेगा जल ज्यादा सांद्रता की तरफ, ठीक है। अब जल कम सांद्रता, जब कम सांद्रता का जल है मतलब उस समय सांद्रता उधर की ज्यादा है। सांद्रता मतलब विलय की सांद्रता, है ना, विलय की सांद्रता ज्यादा है। विलय, पानी ज्यादा मीठा लग रहा होगा पीने में, विलय की सांद्रता ज्यादा है, और विलय की सांद्रता इधर कम है। विलय की सांद्रता, जल की सांद्रता नहीं, विलय की सांद्रता अगर हम बोले तो कम है।
मतलब ये ज्यादा मीठा पानी है और ये कम मीठा पानी है, ये बोल सकते हैं शरबत अगर है तो। ये बोला कि प्रतिलोम पराशर में विलायक के अणु अर्धपारगमचर्य से निकलकर विलय की कम सांद्रता, विलय से कंपेयर किया है तो विलय की ज्यादा सांद्रता से ये आया है विलय की कम सांद्रता की तरफ, और जल की कम सांद्रता से जाएगा ज्यादा सांद्रता की तरफ। ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो कौन गलत है? सेकंड ऑप्शन इसका गलत है। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो केएफ या केबी आप जो लिखते हैं, केएफ या केबी लिखते हैं, ये तभी बदलेगा जब आप विलायक बदलिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। हेनरी स्थिरांक केज अगर आपको ध्यान होगा, है ना, हेनरी तो क्या होता है, अगर हम बात करें तो P प्रेशर ऑफ गैस होता है KH into X, और KH क्या होता है, हेनरी नहीं होता। आपको दो तीन बातें तो ध्यान होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाइएगा KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो KH नीचे है, KH बढ़ेगा विलेयता घट जाएगी, विलेयता गैस की घट जाएगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, हेनरी टर्न KH का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, बिल्कुल ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ये तो बोल रहे हैं, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अब देखो इसी का एक अगला सवाल यहाँ भी बोला है, सेम सवाल क्या बोला है कि हेनरी स्थिरांक KH का मान उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, नहीं ज्यादा विलेयता होगा तो KH का मान तो कम होना चाहिए, मतलब निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है। आपको ये कंडीशन याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ेगा KH बढ़ेगा विलेयता घटेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा उसमें, है ना, KH बढ़ेगा विलेयता गैस की घटेगी, उस पानी की पॉल्यूशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम घुलेगा उसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा पॉल्यूशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, KH बढ़ेगा, गैस की विलेयता घट जाएगी, जलीय जीव मरने लगेगा। ठीक, आपको ये बात समझ में आता है? चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक, बाकी 19वां सवाल से हम अगले लेक्चर में इसको लेके आते हैं।